साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोकसभा आम चुनाव के बीच में हैं और जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के दौरान और इसके अलावा भी यहां पर विपक्षी पार्टियां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती आई हैं। इस साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने का मतलब साथियों, हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थकों के बीच में अफवाह फैलाकर हमारे मूवमेंट को कमजोर करने की पूरी कोशिश यहां की विपक्षी पार्टियां करती आई हैं। परंतु साथियों, अब ये पार्टियां सामने से सीधा वार नहीं करती। ये पार्टियां आपको सामने से आकर चुनौती नहीं देती। ये पार्टियां अपने बहरूपिये आपके बीच में छोड़ते हैं। ये लोग अपने आप को बाबा साहब का फॉलोअर बताते हैं, आपके हकों की बात करते हैं, ये भी जय भीम का नारा लगाते हैं। परंतु साथियों, जब अपने नेता की बात आए, जब हमारे नेता की बात आए, तो ये अपने आप को ही नेता समझने लगते हैं। ये अपने आप को ही नेता समझने लगते हैं और जब आप इनकी बातों में फैल जाओ, जब आप इनकी बातों में आने लगो, तो ये अपने आप को नेता बनाकर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करते हैं। साथियों, जब इस मूवमेंट में, जब इस पार्टी में अगर कोई अपने आप को नेता समझने लगे, तो समझ जाइए वो नेता नहीं, वो आपका समर्थक नहीं, वो बहुजन समाज का समर्थक नहीं, वो विपक्षी पार्टी का भेजा हुआ बहरूपिया है जो आपके बीच में घूम रहा है। साथियों, मैं ये चीज बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं और मुझे पता है मेरे बड़े बुजुर्ग इस बात को सही से जानते हैं और पहचानते हैं और समझते हैं। मैंने सुना है कि आकाश, अगर तू ये बोलेगा तो हम तेरे साथ हैं। तो मैं ये बड़े जिम्मेदारी से बोलता हूं कि साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। साथियों, ये बहरूपिये खाली आपके बीच में नेता बन के नहीं घूमते, ये पहले कार्यकर्ता का रूप लेते हैं, फिर पदाधिकारी का रूप लेते हैं और कभी कभी तो प्रत्याशी बनकर भी आपके बीच में आ जाते हैं। ये वोट किसी और फलाना पार्टी को डालना है तो समझ जाइएगा साथियों, वो आपका शुभचिंतक नहीं, वो बहन जी का शुभचिंतक नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी का शुभचिंतक नहीं, वो विरोधी पार्टी का भेजा हुआ बहरूपिया है। तो साथियों, इस बारी अगर कोई आपको बीएसपी के अलावा किसी और को वोट डालने को बोले तो समझ जाइएगा कि वो आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है। साथियों, ये दुश्मन, ये बहरूपिये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाते हैं हमारे कैडर, हमारे लोगों के बीच में। इन्होंने पिछले कुछ सालों से एक नई अफवाह फैला रखी है कि हाथी किताबों के बोझ पे दबा है, कि हमारा हाथी किताबों के बोझ में दबा है। परंतु आज मैं आपसे इसी किताब के बारे में एक जानकारी आपके बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? ये बहुत फैंसी सा वर्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अंग्रेजों से उठा के लाए हैं, परंतु इसका मूल्य ये है, ये चंदा लेने का नया तरीका इन्होंने ढूंढा। साथियों, क्या आप जानते हैं पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स यानी चंदे के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए धरना सेठों से लिया है। 16,500 करोड़ रुपए साथियों। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों के नामों में भाजपा का नाम है, कांग्रेस का नाम है, समाजवादी पार्टी का नाम है, परंतु एक पार्टी का नाम नहीं निकला। आप जानते हैं किसकी पार्टी का नाम उस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के स्कैम में नहीं निकला है? जानते हैं साथियों, मैं अपनी यहां माताएं बैठी हैं उनसे पूछना चाहूंगा, जिसका पटका आप आज डाल के आई हैं उसी पार्टी ने किसी धरना सेठ से चंदा नहीं लिया है।
वो आपके चंदे पे चलती आई है। साथियों, बीएसपी एक लौती पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से 1 रुपया नहीं लिया। बीएसपी पिछले कई सालों से, विनस पर आपने हमेशा से नहीं बल्कि पूरे देश में अपने कार्यकर्ता के धन पे इलेक्शन लड़ती आई है, लड़ रही है और आगे लड़ती रहेगी। तो साथियों, ये उन लोगों को जवाब देने का वक्त है जो बोलते हैं कि हाथी किताब के बोझ में दबता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ता इस किताब के बोझ को नहीं, इस किताब को अपना कर्तव्य समझते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो किताब से अपनी पार्टी को जनता देते हैं तो वो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो बहुजन समाज कीजिएगा सुरक्षा के बारे में, उनसे सवाल कीजिएगा हमारे युवा साथियों के रोजगार के बारे में। साथियों, जहां तक रही बात शिक्षा की, मैं आपके बीच में तीन जरूरी मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं शिक्षा के बारे में। आप उनसे इस पे सवाल जरूर कीजिएगा। साथियों, क्या ये आम खबरें हैं कि पिछले कुछ सालों में पेपर लीक होना बहुत आम हो चुका है? बताइए साथियों, क्या पिछले कुछ सालों में हर दूसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती हैं कि नहीं आती हैं? तो इसका क्या मतलब है? बिजनेस। सही कहा, ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है। इससे आपका तो भला हो नहीं रहा, ये गुजरातियों का बिजनेस चल रहा है। साथियों, जब पेपर लीक होता है ना, तब हमारे मेहनत करते हुए युवा साथियों जो वहां पर अपना एग्जाम में पेपर देके आते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो नौकरियां रद्द कर दी जाती हैं। ये सही कहा, बिजनेस हो रहा है। हमारे युवा साथियों को बेरोजगार रखने का बिजनेस है ताकि हमारे साथी लोग कभी अपने पैरों पर ना खड़े हो सके। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जब शिक्षा की बात आती है तो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे सिंपल, बहुत बेसिक गुणा भाग नहीं कर पाते, ना वो बेसिक इंग्लिश बोल पाते, ना समझ पाते हैं। साथियों, अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता तो वो कहां से रोजगार की बात करेगा? क्या जब वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो हमारी यहां माताएं बैठी हैं, आप बताइए, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो क्या कभी वो रोजगार के लिए आगे बढ़ पाएगा? क्या नहीं बढ़ पाएगा ना। जब वो रोजगार नहीं पढ़ पाएगा, जब वो रोजगार में नहीं जा पाएगा तो क्या वो वापस पलट के आपके लिए कमा के दे पाएगा? जब पढ़ाई नहीं तो लिखाई नहीं, जब पढ़ाई लिखाई नहीं तो रोजगार नहीं। साथियों, इन्होंने आपको गरीब रखने का नया धंधा, नया व्यापार खोला है। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जब सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं तो कॉलेज वाले क्या बोलते हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये सरकारी, बहुत बड़े बड़े सरकारी कॉलेजेस हैं, ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो सरकारी स्कूल है उससे हमें डिग्री का कोई मतलब नहीं, हमें प्राइवेट स्कूल की डिग्री चाहिए। परंतु प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए आपको लाखों रुपया लगता है। क्या आपको दिया लाखों रुपया इस सरकार ने? नहीं दिया ना। सरकारी स्कूल में जाओगे तो सरकारी स्कूल की डिग्री बेकार है,
पर जब सरकारी स्कूल से निकल के प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है तो कंपनियां क्या बोलती हैं, ये प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस की डिग्रियां बेकार हैं, हमें सरकारी कॉलेजेस की डिग्रियां चाहिए। जब आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो लाखों रुपया खर्चना पड़ेगा, जब सरकारी स्कूल में सरकारी कॉलेजेस में जाएगा तो उससे प्राइवेट स्कूल की डिग्री मांगी जाएगी, जब वो प्राइवेट सरकारी स्कूलों से निकल के कंपनियों में जाएगा तो फिर उसको नौकरी मिलेगी। तो आपके बच्चे को, हमारे बच्चों को वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं ताकि वो सरकारी कॉलेजेस में ना जा सके, वो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है उन्हें। जब प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियां उन्हें नौकरियां नहीं देती। आपके बच्चों को वो जमीनी स्तर से, बचपन से ऊपर तक, आखिरी छोर तक कमजोर रखने की कोशिश करते हैं। साथियों, अगर यही शिक्षा का मॉडल इनका गुजरात का मॉडल बोलता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा। भाई साहब, हमारी बहन जी ने हमारी बच्चियों के लिए सरकारी स्कूलों में 12वीं तक की शिक्षा फ्री करी थी ताकि वो बच्चियां बिना पैसा खर्चे अपनी 12वीं तक की शिक्षा पूरी कर सके, तरक्की कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये है बहन जी का गवर्नेंस मॉडल। हमें नहीं चाहिए गुजरात का बेकार सा फर्जी मॉडल। साथियों, दूसरी तरफ ये बोलते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के नाम पर आज भी 65% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो कहां से वो डिजिटल इंडिया में हिस्सा लेगा, कहां से वो विदेशी कंपनियों से डील कर पाएगा। उसे जब बेसिक नॉलेज नहीं होगी कंप्यूटर्स की तो कैसे आगे बढ़ेगा। साथियों, ये सिर्फ योजनाओं के नाम चलाना जानते हैं। ये लोगों सरकार नहीं चला रहे, ये लोग भाजपा जनता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता मार्केटिंग एजेंसी बन के रह गई है। इसका काम सिर्फ नई नई योजनाएं निकालना रह गया है। कभी डिजिटल इंडिया निकालेंगी, कभी मेक इन इंडिया निकालेंगी, कभी पता नहीं फलाना ढिमकाना निकालेंगी। जब इनके योजनाओं के नाम खत्म हो जाते हैं तो उसके सामने जैसे मूवियों के टाइटल नहीं आते, छोटे मियाँ बड़े मियाँ 2.0, ऐसी इनकी टाइटल आते हैं, डिजिटल इंडिया 2.0, 3.0, 4.0। बट इनके योजनाओं में सिर्फ नामों पे पैसा खर्चा होता है। ये योजनाओं को मार्केट करने में पैसा खर्चते हैं, परंतु योजना के अंदर जो काम करने के लिए, जो हमारे गरीबों लोगों को मदद करने के लिए पैसा लगाना चाहिए वो नहीं खर्चते। इनका योजना का बजट अगर 100 रुपए है तो 90 रुपए उसे मार्केटिंग में खर्चेंगे और 10 रुपए योजना में लगाएंगे। तो कहां से बढ़ेगा ये भारत। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। आप समझ गए ना शिक्षा के बारे में इनसे क्या सवाल करना है? समझ गए ना? समझ गए? बताइए साथियों, हाथ उठा के बताइए कि समझ गए। तो इस बारी जब वोट मांगने आए तो इन्हें शिक्षा पे जरा पूछना कि भाई साहब, हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। अब बात करते हैं रोजगार की। साथियों, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार के चलते हुए ये भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हमारे यहाँ 3 में से 1 युवा साथी जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, आज भारत सरकार में 10 लाख से ज्यादा बैकलॉग की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं तो क्यों ये नौकरियां नहीं भरी जा रही, ये सवाल करने का समय आ गया है। पिछले 10 साल में तुमने 10 लाख नौकरियां खाली कर दी और वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। भैया 2 करोड़ नौकरी का तो आता पता नहीं, हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव जरूर कर दिया है। हाँ, नौकरियां खाली कर दी है। आजकल पता है किस तरह की खबरें आती हैं साथियों? आजकल न्यूज़पेपरों में खबरें छपती हैं कि 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स ने, इंजीनियर्स ने, ग्रेजुएट्स ने क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अगर इतने पढ़े लिखे बच्चे क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि बच्चे जो क्लास 4 के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको तो बेचारे पकौड़ा तल के ही अपना काम चलाना पड़ेगा। साथियों, जब रोजगार नहीं बचेगा, जब शिक्षा नहीं बचेगी तो ये जनता का ध्यान कैसे भटकाएंगे। इन्होंने नए तरीका निकाला है।
फ्री में राशन देने का। ये इन्होंने अफीम चटाया था, दिल्ली की सरकार ने फ्री में मुफ्त में राशन देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे। फिर ये अफीम उठा के भारत की सरकार, भाजपा की सरकार ने ले लिया। अब ये हमारी जनता को मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। परंतु साथियों, ये मुफ्त का राशन बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे युवा साथियों को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को बहुत महंगा पड़ रहा है। आप जानते हैं ये मुफ्त राशन देने की स्कीम हम पर कितना बोझ डाल रही है। साथियों, इस मुफ्त में राशन देने की स्कीम की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है, जो आपके मेहनत के कमाए हुए पैसों से ये बांटा जाएगा। आज ये लोग फूंक कर वादा करते हैं मंचों से खड़े होकर कि भारत की 80 करोड़ जनता को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। ये 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे धकेल चुके हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं कि भाई भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है। यहाँ पे बैठे सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धरना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है, आज भी उसे मुफ्त में राशन की स्कीम चलानी पड़ रही है। साथियों, इस मुफ्त में राशन की स्कीम आपको व्यक्तिगत रूप पे कितनी महंगी पड़ती है आप जानते हैं। यहां पर बैठे साथी लोगों में से जरूर कुछ लोगों को वो मुफ्त में राशन मिला होगा, परंतु मैं आपसे पूछता हूं, उस मुफ्त में राशन जो आपको मिलता है वो महीने का कितना मिलता हो? क्या कीमत होगी उस मुफ्त के राशन की? यहां पे 90% लोग राशन फ्री में ले रहे हैं। भाई कितना रुपया राशन मिलता है आपको? 500, 1000 रुपया राशन मिलता है ना? 500, 50, 100 रुपया। चलो आपके हिसाब से 100 रुपए की कैलकुलेशन करते हैं। 100 रुपए में साल का कितना रुपया हुआ? 1200 रुपया। अगर क्लास 4 की नौकरी लगती तो कितना महीना रुपया कमाते? 15,000 रुपए तो कमाते। साल का कितना हुआ? 1.5 से 2 लाख रुपया हुआ। 1200 रुपया दे के आपको 1.5 लाख रुपए का चूना लगा रहे हैं ये लोग। साथियों, ये है गुजरात मॉडल। 1.5 लाख रुपए का चूना लगाना गुजरात मॉडल कहते हैं। हमारे यूपी के साथी लोग सब जानते हैं कि बहन जी की सरकार के दौरान यहां पे लाखों युवाओं की नौकरी लगी थी, और वो सिर्फ क्लास 4 में नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पे लगी थी। हमारे बच्चे यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, यहाँ पे 1.5 लाख का चूना नहीं लगवा रहे थे अपने आप से। तो साथियों, आने वाले लोकसभा चुनाव में इन लोगों को 1.5 लाख का पर्चा थमाकर वापस भेज देने का काम करेंगे, और हाथी पे बटन दबाकर यहां पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, आप यहां पे बहुत देर से बैठे हैं, तो मैं आप लोगों का ज्यादा और समय ना लेते हुए बहन जी के कुछ काम आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहन जी के 4 बार के शासनकाल में बहन जी ने कई स्कीमें चलाई थी, जिसमें से एक महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आप जानते हैं बालिका महामाया बालिका गरीब योजना के तहत बहन जी ने क्या काम किया था? बहन जी ने 3.5 लाख बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। बच्ची, गरीब घर की बच्ची पैदा होते ही देश में पहली बार लखपति बनी थी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, बहन जी ने दूसरी स्कीम चलाई थी, सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना, जिसके तहत बहन जी ने हमारे प्रदेश की 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कराने का काम किया था। साथ ही साथ साथियों, बहन जी की सरकार में चलते हुए प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हमारे अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथ ही साथ इन्हीं सरकारी कॉलेजेस में
27वीं सदी पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे पिछले समाज के बच्चों के लिए स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी तय की थी। साथियों, बहन जी के मॉडल के चलते हुए यहां सरकार में, यहां प्रदेश में बहन जी ने 12,500 करोड़ की लागत से हमारे सभी SC, ST व OBC आदिवासी समाज के साथियों के लिए 3.5 लाख परिवारों को खुद का घर देने का काम किया था। साथियों, यही नहीं, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के मॉडल के चलते हुए बहन जी ने यहां पर 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया। 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 6 लाख से अधिक सभी सब समाज में से अपर कास्ट, पिछड़ा वर्ग, सभी गरीब और सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के चलते हुए ही अगर आप सब बहन जी के हाथ मजबूत कर यहां से प्रत्याशी जी को आप लोकसभा में भेजने का काम करेंगे तो बहन जी प्रधानमंत्री बनकर इन्हीं योजना के तहत आगे चलकर पूरे देश में हमारे सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगी। साथियों, आप सब ने इतनी गर्मी में अपना इतना कीमती समय निकाला, तो आप सभी का मैं एक बारी फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ के प्रत्याशी को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारी वोटों से यहाँ पर विजय बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जय भीम, जय भारत।